हाँ जी, चले चलिए। तो ब्रेक के पहले की चर्चा से क्या मैसेज पहुंचा आप तक? ब्रेक के पहले की चर्चा से आप तक क्या मैसेज पहुंचा? हाँ जी, कौन बोलेगा? ब्रेक के पहले हम क्या चर्चा किए और क्या मैसेज आप तक पहुंचे? संपूर्ण अस्तित्व में सभी इकाइयां स्वनियंत्रित है और व्यवस्था में भागीदार है। और कौन सी इकाई इस धरती पे ऐसी है जो स्वनियंत्रित नहीं है और अव्यवस्था में भागीदार है? मानव। मानव। बस इतनी ही बात है। तो इसका मतलब हुआ कि एक क्लियर मैसेज आया। अभी हमको लगता है कि हमको दूसरों को चलाना है, दूसरों को नियंत्रित करना है, और हम दूसरे को दोष देते हैं, दूसरा हमको दोष देता है, वो हमको ठीक करना चाहता है, हम उसको ठीक करना चाहते हैं, और कुल मिला के कुछ नहीं निकलता है। तो यहाँ से एक मैसेज हमको मिला कि सृष्टि का पूरा स्वरूप ही ऐसा है कि हर इकाई स्वनियंत्रित है, स्वानुशासित है। इसलिए मुझको स्वानुशासित होना है, स्वनियंत्रित होना है। कैसे होगा उसकी चर्चा आगे करेंगे। अब सवाल यहाँ से ये खड़ा होता है कि फिर ये मैं जो चीज है, जिसको अभी तक हम आत्मा के नाम से बोलते थे, जो शरीर से अलग है, शरीर मरता है मैं नहीं मरता हूं, ये जो चीज है ये क्या है और ये कैसे बनी, कहां से आई, इसका स्वरूप कैसा है? तो मैं संक्षेप में आपके सामने एक बार इसको थोड़ा सा रख देता हूं, फिर तो आगे के शिविरों में हम इसमें और गहरे जाएंगे। तो इसमें ये कह रहे हैं कि देखो, अब दो बातें ध्यान में आ गई। क्या ध्यान में आ गया? एक बात ये ध्यान में आ गया कि कि दो चीजें हैं, जड़ परमाणु है और परमाणु से बनी हुई इकाइयां हैं, और मूल ऊर्जा है। और मूल ऊर्जा में ये सभी इकाइयां ऊर्जित है। ये भी पता चला, पूरी सृष्टि में एक और बात समझने की है कि पूरी सृष्टि में जो कुछ भी प्रगटन है, जितने भी नई अवस्थाएं, नई स्थितियां बनती हैं, वो तृप्ति पूर्वक बनती हैं, खुशहाली के साथ बनती हैं, खुशहाली से बनती है ना। जैसे इतनी सारी प्रजातियां कैसे बनी? तो कोई एक प्रजाति बनती है और वो उसकी परंपरा स्थापित हो जाती है। उसकी परंपरा स्थापित, जैसे नीम मान लो एक प्रजाति बनी और परंपरा के रूप में वो स्थापित, उसका बीज फैल गया, परंपरा के रूप में स्थापित हो गया। तो अस्तित्व में जो उससे तृप्ति बनती है, उससे अगली अवस्था के लिए, जैसे एक भी बीज हमारा बनाया हुआ नहीं है, अभी कोशिका मानव बना पाया ऐसा स्थिति नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मूल ऊर्जा स्वयं में पूर्ण है, उसमें सभी इकाइयां ऊर्जित हैं, और एक स्थिति को पाते हैं तो उसकी जो खुशहाली है उससे अगली स्थिति के लिए योजना बन जाती है, अगली स्थिति के लिए स्वरूप बन जाता है। जैसे हमारा हमारा हम जो काम कर रहे हैं उसमें अच्छा रिजल्ट आ जाए, वो खुशी से क्या होता है, तुरंत अगले अच्छे रिजल्ट के लिए योजना बन जाती है कि अगले में क्या करूंगा। तो इसका मतलब है, मानव की जो पूरी यात्रा, सही अर्थों में सृष्टि की पूरी यात्रा को देखेंगे, वो तृप्ति की यात्रा है और तृप्ति के लिए यात्रा है। तो इस रूप में जड़ परमाणु, सूत्र ये है कि जड़ परमाणु ही विकास पूर्वक चैतन्य हुआ है। जड़ परमाणु ही विकास पूर्वक चैतन्य हुआ है। जड़ परमाणु ही विकास पूर्वक
चैतन्य हुआ। ये सूत्र है। इसका मतलब है कि सृष्टि में मूल ऊर्जा है, मूल ऊर्जा में ऊर्जित जड़ परमाणु है, और जड़ परमाणु के आधार पर पदार्थ अवस्था, और पदार्थ अवस्था के रूप में अनेक प्रकार के परमाणु। जब जड़ परमाणु की बात करते हैं तो उसमें जितने केंद्र में अंश होते हैं, है ना, केंद्र में जितने अंश होते हैं लगभग उतने ही अंश उसके बाहरी परिवेशों में रहते हैं। ये विकास पूर्वक एक ऐसे परमाणु में ट्रांसफॉर्म हुआ जिसमें केंद्र में एक अंश है और पहले परिवेश में 2 अंश हैं। केंद्र में एक अंश है, पहले में 2 अंश हैं, 18 है, 8 है, 18 है और 32। ये चौथा परिवेश 32 अंश, इसको एक भाषा दिया। ये सारे 32 अंश मिलके मन के स्वरूप में काम करते हैं, 18 अंश मिलके वृत्ति के स्वरूप में काम करते हैं, ये 8 अंश मिलके चित्त के स्वरूप में काम करते हैं, ये 2 अंश मिलके बुद्धि के स्वरूप में काम करते हैं, और बेसिकली जो केंद्र में एक अंश है इसका नाम आत्मा है। इसको मैं बोल रहे हैं। अब ये मैं में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसको गठन पूर्ण कह रहे हैं। इसका गठन बदलता नहीं है, इसलिए इसको गठन पूर्ण कह रहे हैं। इसका गठन बदलता रहता है, इसलिए इसको गठनशील कह रहे हैं। पदार्थ में परमाणु में अंश बदल जाते हैं, इसलिए परमाणु से बनी हुई सभी रचनाएं परिवर्तनशील है। इसलिए शरीर भी रोज परिवर्तनशील है, एक दिन ज्यादा परिवर्तन हो जाता है, उसको मरना बोलते हैं। उसी प्रकार जितने भी भौतिक रचनाएं हैं सभी परिवर्तनशील है, क्योंकि उसकी मूल इकाई परमाणु अपने आप में परिवर्तनशील है। जब हम चैतन्य इकाई, इसको हम जड़ एकम बोल रहे हैं, जड़ इकाई बोल रहे हैं, इसको हम चैतन्य इकाई बोल रहे हैं। ये चैतन्य इकाई जिसको हम इस शिविर में इसको नया नाम देते हैं कि मैं जीना चाहता हूं इसलिए मेरा नाम जीवन है। हम इसको मैं नहीं बोल रहे हैं क्योंकि मैं शब्द अहंकार से जाके जुड़ जाता है, आत्मा शब्द रहस्य में चला जाता है। तो इसको सारे को हम एक नया नाम दे रहे हैं कि मैं जीवन हूं। तो यहां से ये बात निकल के आई कि जीवन रूप में सभी समान है। ये कैसे होता है? ये कोई माइक छेड़ता है इसलिए होता है? नहीं, अपने आप भी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सब कैसे होता है, इस सब की चर्चा किसी अगले लेवल के शिविर में गहराई से करते हैं। या इसकी चर्चा के लिए जैसे कहा कि शिविर मात्र दर्शन पे लिखी हुई जो 12 पुस्तकें हैं जो आदरणीय नागराज जी के द्वारा स्वयं लिखी गई, उन पुस्तकों को अध्ययन करने के लिए हमारी योग्यता बनाता है। तो शिविर से समझना नहीं होता है, शिविर से इतना ही समझना होता है कि बात समझने लायक है, और कोई छोटे मोटे परिवर्तन हमारे विचार में, व्यवहार में आ जाते हैं। लेकिन ये परिवर्तन हमारे भीतर, हमारे भाव और विचार में जिस परिवर्तन को हम चाहते हैं, हमारे आचरण में जिस परिवर्तन को हम चाहते हैं, हमारी जिंदगी में जिस पूर्णता को हम चाहते हैं, उसके लिए अध्ययन की प्रक्रिया है। और अध्ययन का मतलब है कि 12 पुस्तकों को विधिवत हम उसको पार कर पाए। तो ये आगे की चर्चा फिर विस्तार से हम आगे करेंगे। अभी के लिए केवल मैंने उसको रख दिया, और रख के फिर हम आगे की यात्रा अपनी करेंगे। इसलिए ये कह रहे हैं, एक तो बात ये कह रहे हैं कि जीवन रूप में सभी समान है, जीवन रूप में सभी समान है। कैसे समान है?
सभी की मूल चाहत एक है, सभी की मूल चाहत एक है, और सभी मानव में सोचने समझने की सभी मानव में अक्षय बल शक्ति संपन्न है। सभी मानव अक्षय बल शक्ति संपन्न है, तो सभी मानव में सोचने समझने की शक्ति असीम है। इस रूप में, जीवन रूप में सभी समान है। ठीक हो गया? लेकिन सभी समान है क्या? हम मानव सभी समान नहीं हैं, हम मानव अलग अलग हैं। तो हम सभी मानव पात्रता, योग्यता और क्षमता के रूप में अलग अलग हैं। पात्रता क्या चीज है? ग्रहण क्रिया। योग्यता क्या चीज है? अभिव्यक्ति। और क्षमता क्या चीज है? वहन क्रिया। तो ग्रहण क्रिया पूर्वक, पात्रता पूर्वक समझने का काम होता है, समझना होता है। योग्यता पूर्वक व्यक्त होना होता है ना? दूसरे के समझने में सहयोगी होना होता है। और क्षमता पूर्वक जीना होता है। जीना मतलब संबंध का निर्वाह करना। इस रूप में हम सभी मानव अलग अलग हैं। तो हम सभी मानव की योग्यता, पात्रता, क्षमता अलग अलग है, अलग अलग क्षेत्रों में भी अलग अलग है। जैसे हो गया, आगे चले। जैसे अभी योग्यता, पात्रता, क्षमता को हम दोनों भाग में देख सकते हैं, जिंदा रहने के अर्थ में भी और जीने के अर्थ में। जैसे कोई व्यक्ति किसी बिजनेस विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में विशेषज्ञ है। कोई आदमी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जानता है, कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक्स जानता है, कोई आदमी, है ना? तो किसी स्किल वाले पार्ट में जिसने जिस दिशा में ज्यादा ध्यान दिया है, उसकी उस वाले भाग में पात्रता ज्यादा है। उन चीजों को वो जल्दी समझता है। हमको वो चीजें, हमने नहीं ध्यान दिया, हमको नहीं समझ में आएगी उतना। तो योग्यता, पात्रता, क्षमता स्किल के अर्थ में भी है, और योग्यता, पात्रता जीने के अर्थ में भी है, और संपूर्ण अर्थ में भी है। दोनों को मिला देंगे तो मानव के रूप में हो गया। तो यहां से हमारा ध्यान जाएगा कि ये अलग अलग क्यों है। योग्यता, पात्रता, क्षमता अलग अलग क्यों है? क्योंकि मानव में कल्पनाशीलता है, मानव में कर्म स्वतंत्रता है। तो ये भी हमारे ध्यान में आ जाए कि मानव में कल्पनाशीलता है। 2 वरदान सभी मानव को प्राप्त हैं। 2 वरदान सभी मानव को प्राप्त हैं कि मानव में कल्पनाशीलता है और मानव में कर्म स्वतंत्रता है। हम सब ने अपनी कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता किसी एक ही क्षेत्र में लगाया है कि अलग अलग क्षेत्र में लगाया है? तो हम सब ने अपनी कल्पनाशीलता को और अपने कर्म करने को जिस दिशा में लगाया है, उस दिशा में हमारा योग्यता, पात्रता विकसित हुआ है। जिस दिशा में हमने नहीं सोचा है, नहीं ध्यान दिया है, उस दिशा में हमारी योग्यता, पात्रता, क्षमता उतनी विकसित नहीं है जितनी किसी दूसरे की ज्यादा विकसित हो सकती है। बढ़िया। क्या करें? किसी की कम है, किसी की ज्यादा है। तो यहां से एक बढ़िया सूत्र निकलता है सहअस्तित्व को समझने से। सहअस्तित्व को समझने से क्या समझ में आया? कि सृष्टि की सभी इकाइयां उस संपूर्ण व्यवस्था के अर्थ में एक दूसरे के साथ संबंध को पहचानती है। ये बात ध्यान में। सृष्टि की सभी इकाइयां उस संपूर्ण व्यवस्था के अर्थ में
एक दूसरे के साथ संबंध को पहचानती है। यहीं से ये सूत्र निकला कि उपयोगिता पूरकता विधि से जीने पर सारे आवेशों का शमन होता है। उपयोगिता पूरकता विधि से जीने पर सारे आवेशों का शमन होता है ना। आवेश क्या? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। तो जो भी सारे आवेश हैं ये अपने आप न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। सारा काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य बेसिकली ऊर्जा का लीकेज है, क्योंकि ऊर्जा को सही दिशा बहने के लिए नहीं मिली है। तो यदि हम ऊर्जा के बहने के लिए सही दिशा उसको उपलब्ध करा देते हैं तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य रूपी सभी आवेशों का अपने आप शमन होने लगता है। उसके लिए कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। इसका क्या मतलब निकला? तो उपयोगिता पूरकता विधि से जीने पर, उपयोगिता पूरकता क्या है? अधिक विकसित कम विकसित के लिए पूरक है, कम विकसित अधिक विकसित के लिए उपयोगी है। कैसे? मैं कॉलेज में पढ़ता हूं और एक 10th का बच्चा है, तो 10th वाले के लिए कॉलेज वाला क्या होगा? कम विकसित के लिए अधिक विकसित पूरक है, और अधिक विकसित के लिए कम विकसित उपयोगी है। तो इसका मतलब है पदार्थावस्था प्राणावस्था जीवावस्था के लिए मानव पूरक है। मानव, उसमें कोई भी मानव विकसित है तो मानव उसके लिए विकसित है, और मानव के लिए पदार्थावस्था प्राणावस्था जीवावस्था उपयोगी है। तो अधिक विकसित के लिए कम विकसित अपनी समझ को प्रमाणित करने का अवसर है। अधिक विकसित के लिए कम विकसित उपयोगी है कि उसके थ्रू वो अपनी समझ को प्रमाणित कर सकता है। कम विकसित के लिए ज्यादा विकसित पूरक है, उसके माध्यम से वो अपनी समझ को पूरा कर सकता है। तो इस तरह से हम परिवार में भी और सभी जगह सभी के साथ अपनी उपयोगिता पूरकता को पहचान लेते हैं। पूरी सृष्टि में देखें तो पूरी सृष्टि में एक बड़ी व्यवस्था का स्वरूप है, समग्र व्यवस्था का स्वरूप है। फिर उसमें आम की भूमिका क्या है, नीम की भूमिका क्या है, शेर की भूमिका क्या है, मरुस्थल की भूमिका क्या है, पहाड़ की भूमिका क्या है, मानव की भूमिका क्या है। तो उस सारी बड़ी व्यवस्था के अर्थ में सारे उसके नट बोल्ट, जैसे एक मशीन होती है, मशीन में इतने सारे पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट अपनी कोई भूमिका निभा रहा है ताकि वो बड़ी मशीन काम करती रहे। उसी तरह से ये बड़ी मशीन, ये सोलर सिस्टम, ये गैलेक्सी रूपी बड़ी मशीन में मानव भी एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि मानव एकमात्र इकाई है जिसमें सोचने समझने की क्षमता है। इस प्रकार जब हम देखते हैं तो हमारा हमारा रोल महत्वपूर्ण हो जाता है, सबसे ज्यादा मानव का रोल, क्योंकि मानव समझ पूर्वक जी सकता है, ये क्षमता बाकी किसी में नहीं है। तो यहाँ से हमारा ध्यान इस बात पे जाता है कि योग्यता पात्रता क्षमता हम सभी मानव की अलग अलग रहेगी। जिस क्षेत्र में आपकी योग्यता ज्यादा है मैं वहां आपसे सहयोग ले लूंगा। बड़ी व्यवस्था के अर्थ में मैं कोई रोल निभाता हूँ, आप भी कोई रोल निभाते हैं। इसको प्रैक्टिकली कैसे देखें? तो मैं प्रैक्टिकली एग्जाम्पल लेता हूँ कि जिंदा रहने के धरातल पर एक पति इंजीनियर है, पत्नी डॉक्टर है। अब दोनों आपस में क्या बात करेंगे? अब पत्नी को इंजीनियरिंग से क्या लेन देन और पति को टीचिंग से क्या लेन देन? तो फिर दोनों आपस में क्या बात करेंगे? उठ जाओ, चाय बन गई है, कितने बजे जाओगे, आज शाम को क्या बनेगा, कितने बजे आओगे। तो इसका मतलब है कि हमारी बातें शरीर के लेवल पे ही होंगी, उससे ज्यादा का संवाद हमारा नहीं होगा। हम जिंदा रहने के धरातल पर जिएंगे। अब जीने के स्वरूप में
अब जीने की समझ के साथ पति इंजीनियर है और पत्नी टीचर है, अब क्या करेंगे? अब क्या होगा? है? अब क्या होगा? तो जीने की समझ के साथ मान लो पत्नी टीचर है, पति इंजीनियर है, लेकिन दोनों मानव है कि नहीं है? मानव है तो उनका लक्ष्य क्या होगा? मानव है तो मानव का लक्ष्य क्या होगा? अरे है? अच्छा, परिचय शिविर 5 बार, मैं सीरियसली बोल रहा हूं। परिचय शिविर को 5 बार कम से कम देखें, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसी आपकी परिस्थितियां होगी। एक शिविर में जितना कंटेंट आता है वो 3 से 5 बार कम से कम बहुत ध्यान से देखने के बाद आपके अंदर रजिस्टर होता है। तब आपस में लिंकेजेस बनने शुरू होते हैं, लॉजिकल लिंकेजेस बनते हैं, तब आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं कम से कम इस बात को बोल सकता हूँ, है ना? तो परिचय शिविर, परिचय शिविर, परिचय शिविर, आवाज नहीं आई। परिचय शिविर, हाँ, 5 बार कम से कम, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसी भी आपकी परिस्थिति हो। और जब ऑफलाइन देखते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, तो 1 घंटा देखें, 1 घंटा देखने के बाद शांति से नोट्स बनाएं, क्या समझ में आया और क्या मेरे क्वेश्चन बन रहे हैं। लगातार देखते जाना भी एक मैकेनिकल जैसा हो जाता है। फिर जैसे कोई ऐसी वीडियो सुनते रहते हैं, बाकी काम करते रहते हैं। तो यदि किसी बात को सुन रहे हैं जितना संभव हो सके, तो इसका मतलब ये हुआ मानव का लक्ष्य मानव लक्ष्य ही है। मानव लक्ष्य मतलब, अब पति का लक्ष्य क्या होगा? पति का लक्ष्य भी एक ही है, सभी समझदार हो जाएं, सभी परिवार समृद्ध हो जाएं, समाज भय से मुक्त हो जाए, प्रकृति में संतुलन हो। पत्नी का लक्ष्य क्या होगा? पत्नी का भी यही होगा। ससुर का क्या होगा? नंद का क्या होगा? देरानी का क्या होगा? जेठानी का क्या होगा? और मेरे बच्चे का क्या होगा? सबका एक ही होगा। पति उस लक्ष्य को कैसे पूरा कर रहे हैं? पति अपनी इंजीनियरिंग के माध्यम से बहुत सारे लोगों के लिए किसी सुविधा उपलब्ध करा रहा है और साथ में उनके जिंदा रहने का अवसर उपलब्ध करा रहा है। जिंदा रहना, जब जीने की बात कर रहे हैं तो जिंदा रहना आवश्यक है कि नहीं है? तो पति अपनी इंजीनियरिंग के माध्यम से एक फोकस्ड रोल कर रहा है, साथ में अपनी समझ के साथ साथ अपने बच्चों को, अपने परिवार में, अपने मित्रों को, अपने समाज में, है ना, सभी समझदार हों और परिवारों में, दूसरे परिवारों में भी समझदारी आए और समाज में एक वातावरण बने, इसके लिए भी काम करेगा। पत्नी भी ऐसा ही करेगी। तो इसका मतलब है, चाहे हम अलग अलग फील्ड में जॉब कर रहे हैं, लेकिन मानव के रूप में हम एक हैं। लक्ष्य के रूप में हमारा भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो जाए और मानव लक्ष्य के अर्थ में हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो पत्नी भी कोई भूमिका निभा रही है जिससे मानव लक्ष्य पूरा होता है, पति भी कोई भूमिका निभा रहा है जिससे मानव लक्ष्य पूरा होता है। हम सब एक ही लक्ष्य के लिए काम करते हैं, इसलिए कंधे से कंधा मिला के संवाद भी कर सकते हैं और कंधे से कंधा मिला के हमेशा चल भी सकते हैं। एक कॉमन चीज जो हमारे बीच में कनेक्टेड है ना, होने के रूप में हम सभी मूल ऊर्जा में ऊर्जित हैं और रहने के रूप में मानव लक्ष्य को साकार करने के लिए सारे कार्यक्रम, सारे क्रियाकलाप करते हैं। बढ़िया। तो क्या निकला इस चर्चा से? उपयोगिता पूरकता विधि से जीने पर सारे आवेशों का समन होता है। तो एक पति के रूप में मेरी भूमिका, एक पत्नी के रूप में मेरी भूमिका, सब कुछ मानव लक्ष्य के अर्थ में कैसे है? सब कुछ मानव लक्ष्य के अर्थ में हम एक दूसरे के लिए उपयोगिता पूरकता के साथ में हो जाते हैं। परिवार में क्या यह संभव नहीं है कि अगली पीढ़ी की समझ हमसे बेहतर हो जाए? तो यदि किसी मामले में मेरा बेटा मेरे से ज्यादा समझा हुआ है, चाहे वो स्किल का मामला है, चाहे वो समझ का मामला है, तो उस समय में वो मेरे लिए पूरक होता है। इस बात को एक्नॉलेज किया जाए कि नहीं? क्योंकि हम बाप होते हैं तो हमेशा हम बाप के समान आदेशात्मक बात ही करेंगे। जिस समय मैं अपने बेटे से कुछ सीख रहा हूँ, उस समय मैं विद्यार्थी के मोड में होता हूँ। यदि मेरी बॉडी लैंग्वेज में और मेरे भाव में भी वो रहता है, वो सामने वाले को भी स्वीकार होता है, सामने वाले की श्रेष्ठता का हम सम्मान कर पाए,
इससे हमको भी तृप्ति होती है, इससे सामने वाले को भी तृप्ति होती है। तो यदि परिवार में देखेंगे तो एक परिवार चल रहा है तो कितने लोगों की भूमिका से चल रहा है? एक परिवार में घर संभालने से लेके, बिजनेस संभालने से लेके, नौकरी संभालने से लेके, समाज और सब जगह अपना कंट्रीब्यूशन करने से लेके एक परिवार की भूमिका है। इस प्रकार यदि मानव लक्ष्य हमारा लक्ष्य के रूप में स्वीकार होता है तो हम में से हर एक व्यक्ति की भूमिका का सम्मान कर पाता है। अभी क्या स्थिति है? अभी हमको लगता है कि पत्नी क्या करती है, कपड़े धोना, घर चलाना, ये तो यार 5,000 का काम है। उसमें उसने 4 बार बोल दिया तो बोले रहने दो, तुम भाई रख लो, रोज रोज किच किच मत किया करो। तो अभी हम एक दूसरे के काम को पैसे में इवेल्युएट करते हैं। जब हम मानव के लेवल पे देखेंगे तो एक दूसरे के ये काम नहीं है। सारे काम का इतना ही मतलब है कि मेरा काम हो जाए। मैं गाय चराऊं, भैंस चराऊं कि देश चलाऊं, कुछ भी करूं, कुल मिला के इससे मेरा काम हो जाए। मेरा काम मतलब मानव लक्ष्य पूरा हो जाए। मुझ में वो भाव और विचार में गुणात्मक, मेरा भाव विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो जाए। तो यदि वो क्लैरिटी मेरी है तो काम साधन है, उपलब्धि के रूप में जो आना है वो मेरी मनःस्थिति है और वो मेरी उपयोगिता समाज में मानव लक्ष्य के अर्थ में है, नहीं तो बेगारी है। हमने बहुत मेहनत किया, बहुत बड़ा टर्नओवर किया, ये सारा टर्नओवर कुल मिला के लास्ट में सिद्ध हो गया कि कुछ को चमकाने के काम आया, किसी से हम चमकते रहे, किसी को हम चमकाते रहे। अपने भीतर गुणात्मक किसी को हमने निपटाया और किसी ने हमको निपटाया, और गुणात्मक विकास अपने भीतर नहीं हुआ, समाज में गंध मचा के चल दी। इससे कोई उपलब्धि नहीं हुई, जैसा कि हम अभी वर्तमान जीवन शैली में करते हैं, कंपटीशन के नाम पे कट थ्रोट कंपटीशन और पूरे समाज में गंध मचाए हुए। ये अपने आप में पर्याप्त नहीं हुआ। फाइनली हर मानव के लिए एक सूत्र काम करता ही है कि हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है। हर मानव का महत्व क्या है? मानव लक्ष्य के अर्थ में मेरी आहुति मेरा योगदान है। तो मानव लक्ष्य के अर्थ में मैं क्या योगदान कर पाया, मैं क्या आहुति दे पाया, ये मेरी तृप्ति का आधार है, ये मेरे सम्मान का आधार है, ये मेरी पहचान का आधार है, यही मेरे जीने का मतलब है। तो मानव लक्ष्य के बिना मानव का सब कुछ बेगारी में चला गया। बढ़िया। आप तो सुन सुन के उदास हो जाते हो। मैं सोचता हूँ इतना अच्छा अच्छा बता रहा हूँ तो खुश हूँ। बात पहुंची कि नहीं? क्या पहुंची बोल के बताओ, बोल के बताओ, क्या समझ में आया? इस चर्चा से क्या समझ में आया? हाँ जी, माइक दीजिए। नमस्कार। उपयोगिता और पूर्वकता, पूरकता, ये दो चीजें हम कम विकसित से आजकल बात ही नहीं करना चाहते। हाँ, ये सब विश्लेषण करने के हैं। इससे हमारा ध्यान जाता है कि हम खड़े कहाँ पे। बहुत बढ़िया। अब राजस्थान में कुछ अच्छा होने वाला है। कई बार मैं क्लास में बच्चों से पूछता हूँ, मैं जिस क्षेत्र में हूँ वो कृषि क्षेत्र में ज्यादातर महिलाएं गृहिणी है। मैं बोलता हूँ कि बच्चों आप बताओ, 2 महिलाएं आ रही है, एक नौकरी करती है, एक गृहिणी है, आप किस चीज ज्यादा करते हो? तो बोलते नौकरी वाले की। मैं बोलता हूँ अपनी मम्मी की इज्जत नहीं करते। तो पर मैं इसमें एक बात कहूंगा, ये गलत नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। बहुत सारी चीजों को हम आदर्श में लेके और अनावश्यक कुछ उस पर लेपापोती करने की कोशिश करते हैं। हाँ, देखो, एक व्यक्ति है जो केवल घर चलाता है, घर का काम देखता है। एक व्यक्ति है तो घर के काम के साथ साथ या घर का काम भी देखता है, या वो और ज्यादा पैसे कमा रहा है।
यदि हम मानव में गुणात्मक परिवर्तन का काम नहीं करते हैं तो गृहिणियों ने अपने आप को होम मेकर और बहुत सारे शब्दों से नवाजने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा बोल के अपने भीतर वो स्वाभिमान नहीं आ रहा है। तो पैकिंग बदल देने से स्वाभिमान नहीं आएगा जब तक उस काम को नहीं करेंगे जिस काम के लिए हम बने हैं। यदि एक गृहिणी अपने घर में जिंदगी बनाती है, एक माँ तो जिंदगी बनाती है ना, एक माँ बाप तो जिंदगी बनाते हैं। यदि एक गृहिणी अपने घर में संतान को जन्म देने के काम में सही अर्थों में उसको मानव बनाती है तो उसके पास कभी ये फीलिंग नहीं आएगा, है ना, कभी ये फीलिंग नहीं आएगा कि मैं जॉब नहीं करती हूँ। क्योंकि लोग जॉब करके केवल जड़ संसार के साथ काम करते हैं, मैं अपने घर में रह के चैतन्य को घड़ती हूँ, इसका गर्व हमेशा ज्यादा होगा। देखो, मैं एक ऐसा पति हूं जिसने सारी जिंदगी ना पैसा कमाया ना अपने घर में समय दिया, और अपनी पत्नी को 5 रुपए का गिफ्ट आज तक कभी नहीं दिया। हमने अपनी 32 साल की मैरिड लाइफ में केवल 2 फिल्म साथ में देखी। हम घूमने के नाम पे भी कहीं गए तो घूमने के नाम पे भी वो भी इक्का दुक्का पार्ट है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि शायद हम परिवार में जब बड़ी चीज हमारे पास नहीं है तो हम जड़ चीजों से एक दूसरे को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे मन में तो हमेशा ये ख्याल आया, और उसने, मेरे पार्टनर ने भी मेरे ख्याल का सम्मान किया, जब मैं सारा ही तुमको गिफ्ट हो गया हूं, अब और क्या गिफ्ट दे दूं यार, क्या सामान की जरूरत है आवश्यकता अनुसार ले आओ, इसमें क्या है, गिफ्ट क्या होता है। जब हम बड़ी चीज गिफ्ट नहीं कर सके हैं तन से, मन से, धन से, उस पवित्रता के साथ, यदि पत्नी को एक पति अपने आप को गिफ्ट करता है तो उसकी मानसिक पवित्रता के साथ गिफ्ट करता है। यदि उस मानसिक पवित्रता के साथ गिफ्ट कर दिया तो फिर सब चीज उसके सामने फीकी। मेरी पत्नी ने हमेशा घर चलाया है। मेरी पत्नी ने आर्थिक रूप से हमेशा घर चलाया है। अब इस देश में तो यही इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स का मामला है कि पत्नी कमाती है, तुम नहीं कमाते हो, यही मार डालता है। मुझको तो इस पे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं तो हमेशा सभाओं में खुल के बताता रहा भी मेरी पत्नी मेरे लिए मेरा पति स्वरूप है। कौन सी किताब में लिखा है पत्नी पति कमाएगा? मैं पत्नी जैसा हूं, वो पति जैसा है, मैं ये काम कर लेता हूं। तो इसका मतलब है उपयोगिता पूरकता। उपयोगिता पूरकता, जिस तरह से इस संबंध को मेरे परिवार में पत्नी ने स्वीकार किया, मैं एक पत्नी से बहुत अधिक उसका सम्मान कर पाया क्योंकि उसने सही अर्थों में साथ दिया, और मेरा जो समर्पण उसके प्रति रहा, उसने भी उसका सम्मान किया कि एक पत्नी जितना सोच सकती थी उससे अधिक उसका पति उसके लिए समर्पित है, भाव रूप में उपलब्ध है। उपलब्धि भाव रूप में होती है। हम एक कमरे में रह के हजारों मील दूर हो सकते हैं, हजारों मील रह के हम बहुत पास हो सकते हैं, है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि संबंध की कहानी एकदम अलग है। तो संबंध की कहानी यदि हमको समझ में आएगी, ये उपयोगिता पूरकता का समझ में आएगा, समय आने पे चर्चा करेंगे। पति पत्नी एक मन दो शरीर है। एक मन दो शरीर का मतलब है दोनों की समझ एक है, दोनों की सोच एक है, दोनों का मिलके कोई कार्यक्रम है, दोनों का मिलके कोई भागीदारी है। यदि हम दो मिलके एक हो जाते हैं तो पूरा जमाना पैर के नीचे। सारी स्ट्रगल पति पत्नी के बीच की स्ट्रगल है। हम अपने में जूझ रहे, अपनों से जूझ रहे। क्या हुआ? उपयोगिता पूरकता नहीं पहचाना। जो बात इन्होंने कहा कि हम किसी को, इसका मतलब कोई रोल है जो वो कर रहा है जो मेरे लिए उपयोगी है, मेरे पूरा होने में सहायक है, कोई रोल मैं कर रहा हूं जो उसके पूरा होने में सहायक है। ये तब संभव है जब मानव लक्ष्य के अर्थ में हमने किन्हीं रोल्स को पहचाना है। नहीं तो अहंकार है, तुम क्या कमाते हो मैं भी कमाती हूँ। अभी एक दूसरे की इज्जत नहीं बची। बोले मैं घर चलाता हूँ, बोले इसमें तो मैं ही चला लूंगी, तुम क्या करोगे?
तो हमारा कोई काम ऐसा नहीं है जिसको सामने वाला अप्रिशिएट कर पाए, बल्कि हमें कॉम्पिटिटिवनेस आ गया। मैं उसको छोटा, मैं अपने आप को बड़ा सिद्ध करना चाहता हूँ, वो अपने आप को बड़ा सिद्ध करना चाहता है। बड़ा सिद्ध करने में मेरे को उसको छोटा सिद्ध करना होता है, उसको मुझको छोटा सिद्ध करना होता है। ऐसे तो घर गृहस्थी नहीं चलेगी। तो सार बात क्या निकली? मानव लक्ष्य के अर्थ में उपयोगिता पूरकता की पहचान से संबंध का निर्वाह होता है। इससे कम में संबंध नहीं चलेगा, इससे कम में गिला शिकवा शिकायत ही होगा, इससे कम में संबंध नहीं चल पाएगा। तो यहाँ ये बात हमारे ध्यान में आती है कि बेसिकली योग्यता पात्रता क्षमता हम सभी मानव की, योग्यता पात्रता क्षमता मानव के अर्थ में, जीने के अर्थ में भी है, स्किल के अर्थ में भी है। तो इस रूप में हम देखते हैं कि योग्यता पात्रता क्षमता के रूप में हम सभी मानव अलग अलग हैं, और जिस क्षेत्र में हमने जितनी अपनी योग्यता लगाई है वैसा हम अलग अलग। फाइनली एक दो सेंटेंस और कह के इस बात को पूरी कर लेते हैं। तो अब समझ में आया। अब हम यहां से ये चर्चा कर सकते हैं कि बेसिकली मानव के बारे में एक सेंटेंस बोल के, तो मानव क्या है? मानव जीवन और शरीर का संयुक्त साकार रूप है। जीवन प्लस शरीर का संयुक्त साकार रूप है। अब जीवन कहां से आया? मैं कहां से? जीवन मतलब मैं। तो मैं मां बाप से बना, मां बाप से शरीर बना कि मैं बना? मां बाप से मैं बना कि शरीर बना? शरीर बना। तो मां बाप से शरीर बना, मैं मां बाप से नहीं बना हूं। मेरा होना एग्जिस्टेंशियल है, मेरा होना प्रकृति विधि से है। जैसे अनेक प्रकार के परमाणु अस्तित्व में है, उसी प्रकार से मैं भी परमाणुविक स्वरूप में हूं, इसलिए इसका नाम भी जीवन परमाणु है। तो मैं भी अस्तित्व में हूं, और मेरी अपनी एक जर्नी है, मेरी अपनी एक मानसिक स्थिति है। तो इसका मतलब है हर मैं अपनी एक मानसिक स्थिति के साथ है। उसको मोटे रूप में कहा जीव चेतना और मानव चेतना। जब वो शरीर से सुखी होता है तो वो जीव चेतना है। आहार निद्रा भय प्रजनन से सुखी होता है तो जीव चेतना है। जब वो ज्ञान से समाधान से सुखी होता है तो वो मानव चेतना है। और कुल यात्रा कितनी है? कुल यात्रा मानव शरीर चलाने का, इस घोड़े को पालने का, काफी महंगा घोड़ा है, काफी महंगी मशीन। कितनी ऊर्जा लगती है। पूरा बाजार देखो तो घोड़े के लिए सजा है। मैं के लिए बाजार में कुछ है? पूरे शहर में मैं के लिए कुछ मिलेगा? एक दुकान नहीं मिलेगी जिसमें मैं का सामान मिले। पूरे शहर में जो कुछ है घोड़े का इंतजाम है। जिसके लिए घोड़ा था वो बेचारा लावारिस, उसकी कोई चर्चा ही नहीं। तो आवश्यकता इस बात की है कि घोड़ा मेरे लिए है, और मेरे लिए किस बात के लिए है? जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन। जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन। अब इसमें मात्रात्मक परिवर्तन नहीं होता क्योंकि ये अमर हो गया, इसका अब कुछ नहीं होगा। तो मैं का क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? मैं सशरीर हो सकता हूं, बिना शरीर हो सकता हूं। मैं भ्रमित हो सकता हूं, मैं जागृत हो सकता हूं। भ्रमित होता हूं तो दुखी होता हूं, जागृत होता हूं तो सुखी हो। इसके अलावा मेरा और कुछ नहीं हो सकता। एटम बम लगा दो तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। पानी में डुबा दो, जो करना है कर दो, क्योंकि बेसिकली मैं अमर हूं। मैं किसी भी भौतिक प्रभाव से मुक्त हूं। कोई भौतिक प्रभाव मेरे को छू ही नहीं सकता। एटम बम भी छू नहीं सकता। इस शहर पे एटम बम डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? सारे शरीर मर जाएंगे। मैं का क्या होगा? मैं का कुछ नहीं होगा। मैं बना रहेगा, बिना शरीर के बना रहेगा। तो यहां यह समझ में आया कि मैं तो अमर हूं,
लेकिन अमरता के बाद मैं अमर हूं, लेकिन साथ में जीव चेतना के साथ हूं। मैं स्वयं को शरीर मानता हूं, जिंदा रहने को जीना मानता हूं, आहार निद्रा भय प्रजनन से सुखी होने की कोशिश करता हूं, रूप बल धन पद से सम्मानित होने की कोशिश करता हूं। ये कोशिशें सफल नहीं होती, इसी का नाम सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार माया। ये कोशिशें सफल हो जाएं, इसी का नाम है अस्तित्व नियम पूर्ण है, नियम को समझना ही सुख है ना। और सभी नियम पूर्ण जी सकते हैं, मानव लक्ष्य को साकार करना, यही कुल मिला के ज्ञान पूर्वक जीना है। तो इतना काम है। इस जीव चेतना से, चेतना कहाँ है, शरीर में है कि जीवन में है? चेतना कहाँ है, शरीर में है कि जीवन में है? जीवन में, मुझ में मानसिकता है। चेतना मतलब मानसिकता। इसका मतलब है ये चेतना को पाने के लिए मैं शरीर चलाता हूं, मुझ में ये गुणात्मक परिवर्तन के लिए मैं शरीर को चलाता हूं। इस अर्थ में मैंने घोड़ा पाला है, इस अर्थ में सारी चर्चा। बढ़िया। हाँ, माइक ऑन करें। हेलो। हाँ तो सर ये माइक दूर कर लीजिए, पेट के पास लीजिए। हाँ, ये मैं में मेरी पहचान है। हाँ, मैं में मेरी पहचान की मौलिक तलाश। जैसे शरीर की आवश्यकता रोटी कपड़ा और मकान है, रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलेगा, शरीर जिंदा नहीं रहेगा। उसी तरह से मुझको मेरी पहचान नहीं मिलेगी तो मैं तिल तिल करके मरता हूं या मैं दुखी होता हूं। तो मेरी पहचान मेरी जरूरत है। पशु में भी मैं है और मानव में भी मैं है। पशु शरीर में जब मैं होता है तो वो शरीर के स्वरूप में होता है, वहां मैं की पहचान की आवश्यकता नहीं है। इसलिए पशु को रोटी फेंक के दो या आरती उतार के दो, उसको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये समझ में आया, मानव में उसका सम्मान, उसकी पहचान सबसे महत्वपूर्ण चीज है। गरीब से गरीब आदमी भी बोलता है बाबूजी 2 रोटी इज्जत की चाहिए। वो भी ये नहीं कहता है कि अपमान की 2 रोटी चलेगी। तो यहां ये समझ में आया कि मानव शरीर में मैं व्यक्त होता हूं, मैं सुखी दुखी होता हूं, मैं ज्ञान की तलाश में हूं, मैं सम्मान की पहचान की तलाश में हूं। ये मेरी तलाश है, उसका सही तरीका मुझको नहीं मालूम है। अभी मैं शरीर से अपनी पहचान चाहता हूं, वो पूरा नहीं पड़ता है। आचरण से, ज्ञान से मेरी पहचान होती है, वो मुझको ठीक से पता नहीं। बोलिए और क्या बोल रहे हैं? पहले शरीर की जरूरियात जरूरी है या चेतना की जरूरियात जरूरी है? दोनों की। यदि आप छोटे बच्चे को देखोगे, छोटे बच्चे को देख के हमको ज्यादा क्लियर हो जाता है। एक तो ये समझ में आ गया कि जितने भी बच्चे पैदा होते हैं संसार में, सभी में प्राकृतिक रूप में जो यूनिवर्सल अपेक्षाएं हैं सभी बच्चों में एक समान मौजूद है। सभी बच्चे जिज्ञासु होते हैं, सभी बच्चे अपने लिए न्याय चाहते हैं, सभी बच्चे सच बोलते हैं, उनको झूठ पता ही नहीं होता है, और सभी बच्चे सही कार्यव्यवहार सीखना करना चाहते हैं। इससे ये समझ में आया कि बेसिकली यदि छोटे बच्चे को देखें तो ज्यादा समय वो खाना मांग रहा है कि ज्यादा समय वो क्वेश्चन पूछ रहा है। और सही अर्थों में देखें, पहले बच्चा अपनी ज्ञान की आवश्यकता के लिए ज्यादा अनुकूल है उसका शरीर, कि उसकी शरीर की आवश्यकता के लिए ज्यादा अनुकूल है। इसलिए मैं मौलिक सवाल पूछता हूं, यदि एक बच्चे को उसके वातावरण में बिल्कुल पता ना चलने दिया जाए, उससे कोई बात ना किया जाए, तो कितनी उम्र तक उसको अपने मेल फीमेल होने का पता नहीं चलेगा? कितनी उम्र तक? 8 साल। तो 8 साल, 10 साल कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बच्चा जैसे ही भाषा सीखता है क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है। इसका मतलब वो पहले अपनी भावनात्मक जीवन की आवश्यकताएं पहले पूरी कर रहा है कि शरीर की आवश्यकताएं पहले पूरी कर रहा है? सही अर्थों में देखोगे तो ज्यादा समय वो अपने जीवन की आवश्यकता के लिए प्रेरित दिखाई देता है, बहुत कम समय के लिए खाना मांग रहा है। और उसका शरीर 15 साल के बाद उत्पादन के लायक, काम करने के लायक होता है, लेकिन समझने के लायक तो एक बच्चा बचपन से ही होता है। तो ये भी ध्यान में आया, पहले बच्चा समझने के काम को पूरा करता है,
उसके बाद शरीर से उत्पादन, शरीर की आवश्यकता के लिए उत्पादन में समर्थ होता है। मामला बिल्कुल उल्टा है जैसा हम सोच रहे हैं। इसलिए कक्षा 8 तक मन भरने की शिक्षा और 8 के बाद पेट भरने की शिक्षा मन भरने के साथ, ऐसा डिवीजन किया गया। लगभग 8 साल तक बच्चा 12-13 साल का होता है, उसको टीनेज बोल रहे हैं। तो टीनेज तक एक बच्चे में ज्ञान भाग पूरा हो जाए, क्यों जीना है, कैसे जीना है, ये 8th क्लास तक पूरा हो जाए, जो हम अभी कर रहे हैं। ये 8वीं क्लास तक का सिलेबस है। जब मानवीय परंपरा होगी तो ये 8वीं क्लास तक पूरा हो जाएगा। 8वीं क्लास के बच्चे का शरीर 15 साल का हो गया, अब वो फिजिकल काम के लिए योग्य हो गया, फिजिकल काम कर सकता है। इसलिए 8 से आगे की शिक्षा, पेट भरने की शिक्षा, वहां से हम स्किल दे सकते हैं, है ना। और कक्षा 8 के पहले, 8 कक्षा का मतलब 12-13 साल है ना, तब तक संस्कार की शिक्षा, मन भरने की शिक्षा, मानसिकता की शिक्षा, भावनात्मक शिक्षा, तब तक उसकी ऐसी आवश्यकता है। हाँ जी। हेलो सर, तो ये समाधान सुख, समाधान सुख, इसका तो मतलब 8वीं क्लास तक समाधान से सुखी होने की शिक्षा। 8वीं के बाद स्किल पूर्वक अपना उत्पादन करने में के लिए तैयार हो जाए, ताकि अपनी पेट की आवश्यकता भी पूरा कर सके, जिंदा रहने की आवश्यकता भी पूरा कर सके। पर मन से तो हम किसी में समझ नहीं पड़ती, तो हम हर वक्त समाधान ही ढूंढ रहे हैं होते हैं ना। क्योंकि समाधान नहीं है, और समाधान अपने पास है तो फिर तो बना ही रहता है, फिर हम आराम में रहते हैं। इसलिए बढ़िया सूत्र है, समस्त श्रम विश्राम के लिए है। समस्त श्रम विश्राम के लिए है, समाधान ही विश्राम है। सारी थकान समाधान का ना होना है। समाधान हमारे पास है तो थकान आती नहीं है, हम खुशी रहते हैं। समस्त श्रम विश्राम के लिए है। बढ़िया। तो अभी क्या हो गया हमारे पास? अभी हमारे पास समाधान नहीं है। समाधान नहीं है तो हर बार लोग क्या कहेंगे, मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, ये सब हमारे मन में चलता रहता है। ईश्वर है कि नहीं है, मैं हूं कि नहीं हूं, कल मर जाऊंगा, है ना, मरने से डर लगता है, संबंधों में डर लगता है, अपनी इज्जत के लिए, अपने सम्मान के लिए भयभीत रहते हैं, कोई चीज की अपने में असुरक्षा होती है, ये सब चलता रहता है अंदर अंदर। यही थकान देता है। हाँ, तो ज्ञान ही समाधान हुआ ना अब तो। ज्ञान ही समाधान है, बिल्कुल ठीक, ज्ञान ही समाधान। माइक। हेलो। हाँ सर, ये जीव चेतना और मानव चेतना का जो गुणात्मक है वहां से थोड़ा रिपीट करें। देखो, जीव मतलब पशु, जीव चेतना का मतलब है कि उसकी जो मानसिकता है वो पशुवत है। ऐसे पशु आहार निद्रा भय प्रजनन पूर्वक जीता है। पशुओं के लिए जिंदा रहना आवश्यक भी है, पर्याप्त भी है। मानव के लिए जिंदा रहना आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त क्या है? जीना पर्याप्त है। इसका मतलब ये हुआ, यदि मानव पशुवत जीता है, केवल आहार निद्रा भय प्रजनन से खुश होने की कोशिश करता है, तो ये इसको कहा एनिमल कॉन्शियसनेस, इसको कहा जीव चेतना, ये पर्याप्त नहीं है। तो मानव जीव चेतना के साथ पैदा होता है, स्वयं को शरीर मान के पैदा होता है। मानव चेतना को पा जाए, ये माँ बाप की सफलता है, ये शिक्षा की सफलता है, बाकी खाना पीना। तो कुल मिला के मानव चेतना का मतलब है ज्ञान पूर्वक सुखी होना, संज्ञानशीलता से सुखी होना, संबंध में तृप्ति पाना, स्वयं में तृप्ति पाना, मानव लक्ष्य को साकार करना, ये मानव चेतना। बढ़िया। हाँ जी। मैं मतलब जिसको मैं बोल रहे हैं वो कुल मिला के परमाणुविक, मैं भी परमाणुविक स्वरूप में ही हूं। मैं जीवन जो है अपने आप में परमाणुविक स्वरूप में एक चैतन्य इकाई है,
जिसके 5 परिवेश 4 परिवेश हैं। अंतिम परिवेश को ऑर्बिट को मन कहा। मन वृत्ति चित्त बुद्धि, और मन वृत्ति चित्त बुद्धि क्या क्या काम करते हैं इसकी चर्चा आगे करेंगे। बढ़िया, आगे चलें, आगे चलें, चलो। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इतनी चर्चा करने के बाद हमने कहां से शुरू किया था, फिर से एक बार कहानी रिपीट कर लें। हमने जिंदा रहने जीने को डिफरेंशिएट किया। जीना क्या है, क्यों जीना है, कैसे जीना है, क्यों जीना में आए तो क्या पता चला, सभी मानव सुखी होना चाहते हैं। और ये सुख कहां से आएगा, तो हमने कहा कि बेसिकली जहाज खुलना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली मैं तो जहाज पे हूं। नाचूं गाऊं, गलत करूं सही करूं, प्रकृति का नियम मेरे ऊपर लागू होता है। तो मैं जिस जहाज पे हूं उसमें प्रकृति का जो नियम लागू होता है, तो होल समझ में आता है, तो पार्ट समझ में आता है। तो हमने पूरे सहअस्तित्व को खोल के समझा, तो हमने पाया कि बेसिकली सुख के 2 दरवाजे निकल आए। एक सुख वो है जो मैं शरीर से पाता हूं, एक सुख वो है जो मैं ज्ञान से पाता हूं। क्या ज्ञान से पाता हूं? ईश्वर ये खाली स्थान खाली नहीं है, ऊर्जा स्वरूप है। इसी को ईश्वर कहा, इसी को सत्य कहा। ईश्वर अनुभव काल में आनंद के रूप में प्राप्त है, विचार काल में समाधान के रूप में प्राप्त है, आचरण काल में हेलो सर। न्याय के रूप में प्राप्त है, व्यवसाय काल में नियम के रूप में प्राप्त है। व्यवसाय काल में नियम पूर्वक जीकर हम समृद्धि को पाते हैं, तो किसी अभाव और अभाव की मानसिकता से मुक्त हो जाते हैं। व्यवहार में हम आचरण तृप्ति के न्याय पूर्वक जीते हैं, तो व्यवहार में कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं रहता है। तो व्यवसाय में तृप्ति, व्यवहार में तृप्ति, विचार में समाधान है तो विचार में तृप्ति, और अनुभूति में आनंद बना ही रहता है। हम सुख सागर में गोता लगाए रहते हैं। तो ये एक स्थिति है जिसको हमने पहचाना कि ये खाली स्थान खाली नहीं है, ये शुद्ध है। इसका एक नाम शुद्ध है का मतलब ये सुखप्रद है, सुखदायी है। बात पहुंची? हेलो। हेलो सर, आवाज आई? हेलो। हेलो, नहीं आई थी। हाँ, माइक ऑन करें। हेलो सर, अभी माइक भी नीचे, माइक नीचे। मैं तो समझ नहीं आता। आपने जो बताया वो तो ईश्वर का स्वरूप बताया ना, खालिस्तान में। और मैं शरीर को समझेगा तो कौन समझेगा, ईश्वर को समझेगा तो कौन समझेगा, संबंध को समझेगा तो कौन समझेगा, कोई देवी देवता भगवान होता है तो उसको समझेगा तो कौन पर समझेगा? व्यवहार होता है तो मैं- शरीर से होता है ना। पूरे दिन व्यवहार शरीर से होता है, खाना शरीर से होता है। हाँ, शरीर के माध्यम से मैं व्यवहार करता हूँ, इसको समझें, अच्छा, इसको समझें। तो अब शुरू करते हैं। तो फाइनली एक तो हमने देख लिया, अब शुरू करते हैं। तो बेसिकली मानव सुखी होना चाहता है, तो फाइनली हम सुख को कैसे अप्रोच करते हैं, हम सुख को कैसे? तो सभी मानव के लिए सुख एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है। ये अलग अलग की आवाज कहां से आ रही है? तो बेसिकली जब मैं स्वयं को शरीर मानता हूं तो हमारे सुख अलग अलग है ना? तो यहां से, लेकिन सुख अलग अलग हैं, तो क्या एक छत के नीचे जी पाएंगे? एक का सुख दूसरे का दुख, दूसरे का सुख पहले का दुख। तो इसका मतलब है सुख क्या है? तो इसको हमने ऐसा कहा कि बेसिकली स्वीकृति ही सुख है और स्वीकृति ही भाव है। सुख बराबर स्वीकृति बराबर भाव, एक ही बात है। और इसका मतलब स्वीकृति बराबर सुख, स्वीकृति ही भाव, अस्वीकृति बराबर दुख बराबर अभाव।
इसको अपने में ऑब्जर्व करें, ऐसा है कि नहीं। जितनी लंबी स्वीकृति उतना लंबा सुख, जितनी गहरी स्वीकृति उतना गहरा सुख, जितनी सरफेशियल स्वीकृति उतना सरफेशियल सुख। कैसे? दोपहर में खाने के समय पति अपने 2 दोस्तों को खाने पे ले आए तो क्या होता है? और मायके से 4 लोग आ जाएं तो क्या होता है? कैसी हंसी आई है देखो मायके के नाम। और बेटा रात को 2 बजे आए तब क्या होता है? नहीं नहीं कुछ तो खा ले, नहीं नहीं बना देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कहता नहीं खाऊंगा, नहीं नहीं कुछ तो खा ले। तो इसका मतलब है जहां स्वीकृति गहरी है वहां हमको थकान नहीं है। जिसके प्रति स्वीकृति कम है या सरफेशियल है उससे बात करने में भी थकान होती है। क्या हो गया? कुछ याद आ गया? माइक दो, माइक दो, माइक आगे, माइक दो। बोल दो, अंदर की बात। हाँ जी, इसको जांच लीजिए ऐसा है कि नहीं। देखो ये यहां पकड़ने की बात है। देखो आपने ध्यान दिया था भाव क्या है? भाव क्या है? भव की स्वीकृति। तो फाइनली भाव स्वीकृति ही है, स्वीकृति सुख ही है। और भव क्या है? जिंदा रहने के धरातल पर जब मैं स्वयं को शरीर मानता हूं तो शरीर ही भव है और शरीर परिवर्तनशील है, इसलिए भाव भी परिवर्तनशील है। ये बात ध्यान में आई? बाकी लोगों की सबकी आई कि नहीं आई? भाव क्या है? भाव क्या है? भव की स्वीकृति। भव क्या है? भव क्या है? होना, होने की स्वीकृति। इसको थोड़ा समझ लेते हैं ताकि ये चीजें फिट हो जाएं। देखिए सारे हमारे दुख का कारण कितना है? हमारे भाव और विचार में उथल पुथल बने रहना। आधे घंटे पहले किसी पे इतना प्यार आता है तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, और आधे घंटे बाद लगता है तुम मर ही जाते तो ठीक रहता। आधे घंटे पहले लगता है कि मेरी जिंदगी सफल, नौकरी बढ़िया, सैलरी बढ़िया, घर बार सब ठीक। इतने में दोस्त आया, वो बता के गया कि मेरी तो 10 लाख महीने की इनकम हो गई। बस उसके 10 लाख बोलते ही सारी जिंदगी बेकार। तो जिस तरह से अभी जिस मानसिकता में जीते हैं उसमें कंपैरिजन की वजह से ये तमाम जो कुछ भी हमारे भीतर चलता रहता है, कभी मुझको लगता है कि मैं सफल हूँ, कभी मुझको लगता है कि मैं असफल हूँ, कभी लगता है कि ठीक चल रहा है, कभी लगता है कि ठीक नहीं चल रहा है, कभी लगता है मैं ठीक सोच रहा हूँ, कभी लगता है मैं ठीक नहीं सोच रहा हूँ, है ना। कभी लगता है मैं बहुत बढ़िया आदमी हूँ, कभी लगता है मैं बहुत घटिया आदमी। ये जो फ्लक्चुएशन है हमारे भीतर, ये हमको मार डालता है। इसका मतलब हमारी सारी समस्या का एक ही कारण है कि मेरे भाव और विचार में उथल पुथल होना, और मेरी सारा मेरी जिंदगी की उपलब्धि एक ही है, स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड। मेरे भीतर भाव और विचार की स्थिरता आ जाए, और भाव और विचार की स्थिरता का एक ही मतलब है कि मेरे अंदर समाधान आ जाए। क्योंकि नियम निरंतर होता है इसलिए समाधान भी हमेशा बना रहता है और मैं आराम में आ जाता हूँ।
पकड़ने की बात क्या है? पकड़ने की बात यह है कि भाव विचार में उथल पुथल क्यों है, परिवर्तन क्यों है। भाव क्या है आपको बोल के बताना है, ध्यान से सुनना। भाव क्या है? भव की स्वीकृति। जिंदा रहने के धरातल पर हमारा भाव क्या है? जिंदा रहने के धरातल पर हमारा भाव क्या है? शरीर। हमारा सारा भाव शरीर से जुड़ा हुआ है, और शरीर है तो फिर कंपैरिजन है, शरीर है तो परिवर्तनशीलता है। तो शरीर है और मैं चाहता हूं कि हमेशा 18 साल का दिखता रहूं, लेकिन बाल सफेद हो गए, अब लोग अंकल बोलने लगे, अब मेरे को ये स्वीकार नहीं हो रहा है। पहले तो बहुत लोगों को खराब लगता, आंटी बोलने से लोग बहुत नाराज होते थे, मैं आंटी दिखती हूं। तो इसका मतलब क्या है कि मैं प्रकृति के जड़ संसार के नियम को स्वीकार नहीं रहा हूं, क्योंकि मैंने स्वयं को शरीर माना है और मैं जवान दिखना चाहता हूं और शरीर बूढ़ा होता है। किसी दूसरे से कंपेयर करता हूं तो उसका शरीर, उसके बाल, नाक, आंख, कान मेरे को लगता है कि उसके ज्यादा अच्छे हैं। तो ये तमाम चीजें मेरे भीतर उथल पुथल मचाए रहती हैं। अब ये स्टेबल हो जाए, इसके लिए क्या करें? तो एक बात समझ में आया कि भव की स्वीकृति भाव है। भव मतलब होना, होना मतलब नदी नाले, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानव, ग्रह नक्षत्र, सबका होना। यदि मेरा होना ही परिवर्तनशील है तो मेरा भाव भी परिवर्तनशील है, और मैं चाहता हूं कि मेरा भाव स्थिर हो जाए तो मेरा भाव भी स्थिर हो जाए। तो यदि मेरा भाव स्थिर हो जाए तो मेरा भाव भी स्थिर हो जाए। क्या वो भाव है जो कभी नहीं बदलता है? क्या वो भाव है जो कभी नहीं बदलता है? तो देखो कितनी सारी चीजें हैं जो नहीं बदलती हैं, और पूरा जब हम मानव चेतना की बात करते हैं, ज्ञान पूर्वक जीने की बात करते हैं, तो उन्हीं को समझने का नाम उन्हीं के प्रति स्वीकृति है। तो क्या क्या चीजें नहीं बदलती हैं? एक मानव में सुख की चाहत, सुख की चाहत निरंतर है, इसको कभी नहीं बदला जा सकता है। एक मानव में विचार की ताकत निरंतर है, इसको कभी नहीं बदला जा सकता है। और ये भी ध्यान में आया कि हम जो खाना खाते हैं उससे ऊर्जा सीमित मिलती है कि असीमित मिलती है? विचार की ऊर्जा सीमित है कि असीमित है? इसका मतलब खाने से आती है क्या? नहीं तो पता चले बादाम अखरोट खाने वालों के विचार ज्यादा अच्छे हो जाते, और जिसको सूखी रोटी मिलती है उसके विचार अच्छे नहीं होते। जबकि उल्टा संभव है कि नहीं? सूखी रोटी वाले के विचार ज्यादा अच्छे हों, बादाम अखरोट वाले के विचार उतने अच्छे ना हो, ये हो ही सकता है। इससे यह समझ में आया कि यदि मानव के अंदर सुख की चाहत निरंतर है तो ये शरीर में नहीं है, ये मैं की क्वालिटी है। इसका मतलब विचार की ताकत निरंतर है तो वो शरीर में नहीं है, ये मैं का एक्सप्रेशन है। ये तभी संभव है जब मैं स्वयं में निरंतर है। तो ये मैं नाम की चीज, ये जीवन नाम की चीज अपने आप में निरंतर है, ये भी निरंतर है। और क्या निरंतर है? पूरी सृष्टि में देखा तो जड़ संसार के और चैतन्य संसार के नियम भी निरंतर है। और क्या देखा? ये नियम कहां से आ गए? ये नियम कैसे बन गया? किसने बना दिया? आज तो समझ में आया कि नहीं? नियम मतलब, नियम मतलब, नियम मतलब परिचय शिविर 5 बार है? हाँ, है नहीं है?
निश्चित आचरण की नियम संज्ञा है। नियम किसको बोला था? निश्चित आचरण को। निश्चित आचरण कहां से आया? हेलो सर, ये मेरा बेटा बोल रहा है कि मुझे स्कूल याद आ गए, टीचर 5 बार लेसन देते थे। बेटा क्लास तो वही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? निश्चित आचरण की नियम संज्ञा है, लोहे के आचरण की निश्चितता है, एल्युमिनियम के आचरण की निश्चितता है, पेड़ की निश्चितता है, पशु की निश्चितता है, मानव में निश्चित आचरण की अपेक्षा है। ज्ञान पूर्वक मानव का आचरण भी निश्चित होता है। तो यहां से ये समझ में आया कि निश्चित आचरण कहां से आया। तो हमने चर्चा किया था कि मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के कारण जो उसके ऊर्जित होने का स्वरूप है वो हमेशा एक जैसा है, इसलिए आचरण की भी निश्चितता है। तो बेसिकली जब हम नियम की बात कह रहे हैं, इसका मतलब नियम का आधार क्या है? तो नियम का आधार मूल ऊर्जा है। तो नियम का जो आधार है, जो मूल ऊर्जा है, ये नित्य है। तो संसार में 3 प्रकार की चीजें हैं। एक प्रकार की चीज है जिसको हमने भौतिक संसार कहा, ये सारी चीजें परिवर्तनशील है। ये सारी चीजें परिवर्तनशील हैं। जीवन निरंतर है, जीवन और जीवन के सारे एक्सप्रेशन निरंतर है। मानव में जीवन सुखी होने की चाहत, तो जीवन में सुखी होने की चाहत निरंतर है। जीवन में सोचने विचारने की बल शक्ति निरंतर है। जीवन का होना निरंतर है। और प्रकृति के नियम भी इकाई का एक्सप्रेशन है, इसलिए वो भी निरंतर है। उसके मूल में जो नियम का आधार है, मूल ऊर्जा नित्य है। नित्य का मतलब है जो है और है, जिसमें भूत और भविष्य नहीं है, नित्य वर्तमानता है। बोलिए। क्या परिवर्तन निरंतर है? हाँ, परिवर्तन भी निरंतर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। परिवर्तन भी निरंतर है, ये भी बात उतनी ही बढ़िया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इकाइयां स्वयं में निरंतर नहीं है, जैसे जीवन स्वयं में निरंतर है, लेकिन जड़ संसार निरंतर नहीं है। मानव का शरीर निरंतर नहीं है, आम का पेड़ निरंतर नहीं है। तो जो इकाइयां निरंतर नहीं है, वो परंपरा के रूप में निरंतरता को व्यक्त करती है ना। कल पिता का शरीर नहीं रहेगा, तब तक बेटे का शरीर आ जाएगा, बेटा आ जाएगा, तब तक वो नहीं रहेगा, तब तक अगली पीढ़ी और आ जाएगी, है ना। तो धरती पे मानव परंपरा बनी रहेगी, नीम के पेड़ की परंपरा बनी रहेगी। एक आम नहीं रहेगा, लेकिन आम की परंपरा बनी रहेगी। तो चलो, जो मूल बात अपन की है उस पे आपका ध्यान गया कि नहीं गया? फिर से ध्यान दिलाता हूं, फिर आपको बोलना है क्या? हमारी सारी समस्या भाव और विचार का उतार चढ़ाव। भाव क्या है? भाव की स्वीकृति। स्वयं को शरीर मान के हमारा भाव क्या है? शरीर परिवर्तनशील है, इसलिए भाव और विचार भी परिवर्तनशील है। हम क्या चाहते हैं? हमारे भाव और विचार में स्थिरता आ जाए। भाव और विचार में स्थिरता आ जाए तो भाव कैसा होगा? भाव भी स्थिर होगा। तो यदि भाव स्थिर हो जाए तो भाव भी स्थिर हो जाए, तो इस रूप में हमने कहा, तो फिर हम जीवन को समझेंगे और मूल ऊर्जा को समझेंगे और सहअस्तित्व को समझेंगे। सहअस्तित्व नित्य वर्तमान है, नियम नित्य है, इसलिए हमारा समझ के साथ वो नियम चूंकि शाश्वत है, इसलिए हमारा भाव भी शाश्वत हो जाता है। बोल के बताओ। हेलो सर। हाँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन एक्चुअली। एक तो जो गठनशील और गठनपूर्ण आपने बताया, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। और दूसरा क्वेश्चन ये कि आपने बताया कि स्वीकृति है तो सुख है। तो अगर कुछ ऐसी घटनाएं होती है, जैसे किसी के घर में चोरी हो, या फिर कोई आतंकवादी बॉम्ब ब्लास्ट करे, या फिर किसी लड़की के साथ रेप हो जाता है, तो उसमें वो स्वीकृति करके उसको सुख कैसे मिलेगा? नहीं हो सकता ना, इसी का नाम तो दुख है। हाँ, तो फिर ये सूत्र तो गलत हो गया ना। गलत कहाँ हो गया? ये तो कह रहा है कि स्वीकृति सुख है, आप स्वीकार नहीं पा रहे हो, इसी का नाम दुख है।
वो तो कैसे कोई स्वीकार करेगा? हाँ, खुशी तो के नहीं स्वीकार करेगा, इसी का नाम दुख है। पर वो सूत्र सेट नहीं हो रहा मेरे सूत्र तो अकॉर्डिंग। सेट है, सूत्र नहीं, सेट नहीं। है, सूत्र भी सॉल्यूशन नहीं दे रहा है। आप गलत नहीं बोल रहे हो, आप ये बोल रहे हो यदि स्वीकृति बराबर सुख है और मैं सुखी होना चाहता हूं तो मैं सब चीज को स्वीकार लूं। लॉजिकली ऐसा निकलता है। सब चीज को कैसे स्वीकारा जा सकता है? अपराध को, तमाम नेगेटिविटी को कैसे स्वीकार सकते हैं? इसका मतलब अभी थोड़े आगे की बात होनी है, उसको करेंगे। आपका क्वेश्चन ठीक है। और सर वो गठनशील और गठनपूर्ण एक बार जरा फिर से। जितना भी जड़ परमाणु है, लोहा, एल्युमिनियम, जो 108 प्रकार के, 118 प्रकार के परमाणु हम बोलते हैं, इनका गठन परिवर्तनशील है। लोहे का परमाणु किसी दूसरे परमाणु में बदल सकता है कि नहीं? है ना? तो जितना भी केमिकल बॉन्डिंग होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, पार्टिकल्स की शेयरिंग होती है, या कोई पार्टिकल निकल के चला जाता है, कोई दूसरा पार्टिकल और आ जाता है, तो इसका मतलब है जड़ परमाणु का स्ट्रक्चर बदलता है। इसी को बोल रहे हैं गठनशील। उसका गठन बदलता है, स्ट्रक्चर बदलता है, इसलिए उसको गठनशील कह रहे हैं। ये जो मैं नाम की चीज है, जो मैं हूं, जो इस शरीर को चलाता हूं, ये मैं नाम की चीज भी परमाणुविक स्वरूप में है। इसका गठन नहीं बदलता है। केंद्र में एक अंश है, बाहर के परिवेश में 2, 8, 18, 32 अंश है। इसमें ना कोई अंश भीतर आएगा, ना कोई अंश बाहर जाएगा। इसमें गठन नहीं बदलता, इसी को अमरता कहा है। तो आज और अभी हम सभी अमर हैं ही, केवल अपनी अमरता को पहचाने नहीं है। स्वयं को शरीर मानते हैं, शरीर मरता है, उसको अपना मरना मानते हैं, इसलिए डरते हैं। स्वयं को पहचान लेंगे कि शरीर मरता है, मैं नहीं मरता हूं, तो काम आराम में आ जाए। ठीक है, ये अमरता की बात हो गई और गठनशीलता की बात हो गई। हाँ जी, हाँ, मैंने जो बोला वो आपने रिपीट नहीं किया, बाकी सब ठीक है। कौन रिपीट करेगा? बोलो भाई, उठाओ माइक। हाँ, बोलो बोलो। देखो, ये एक सूत्र ऐसा है जिससे कि फिर आगे का पूरे 6 दिन खुलेंगे, और ये ठीक से पकड़ में आ गया तो फिर हम बहुत सारी चीजें खुद हैंडल। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भाव और विचार की अस्थिरता हमारे दुख का कारण है। यदि मेरे को भाव कैसे बनते बिगड़ते हैं, यदि वो मैकेनिज्म समझ में आ गया, तो मैं ऐसे भाव बना ही सकता हूं या ऐसा भाव पूर्वक जी ही सकता हूं जो हमेशा सुखदायी होते हैं। तो मेरे को गाड़ी चलानी बहुत अच्छी आती है, लेकिन भाव और विचार चलाने नहीं आते हैं। तो मेरे को भाव और विचार पे अधिकार आ जाए, मेरा भाव और विचार हमेशा सुखदायी हो जाएं, उसके लिए मुझको क्या करना है, ये मानवीय पुरुषार्थ। हेलो सर। हेलो सर। हाँ। हेलो। हाँ। सर, आपने बताया कि भाव के बारे में। भाव का अर्थ है भाव का होना, भाव का अर्थ बताया स्वीकृति का होना। और जब हम शरीर को संदर्भ मानकर स्वीकृति देते हैं तो शरीर के जो डिपेंडेंसी है वो परिवर्तनशील है। इसके कारण भाव परिवर्तन होता रहेगा, भाव बदलता रहेगा। और जब हम उस पे जीवन के तथ्यों पे आ जाएंगे, जहाँ स्थायित्व है, तो अपने भाव भी स्थिर होंगे, और भाव स्थिर होने से सुख की प्राप्ति होगी, और उसमें निरंतरता होगी, क्योंकि भाव में भी निरंतरता है। बोले। सो हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, बेसिकली हम स्वीकृति बराबर सुख कह रहे हैं, और सुख ये सुख मतलब भाव की स्वीकृति, और भाव मतलब होना। मतलब अगर हम जिंदा रहने की धरातल पे बोल रहे हैं तो जिंदा पे शरीर आ जाता है, और शरीर ऑलवेज परिवर्तनशील है। जहाँ पे धन पद से हम सब कंपेयर करते हैं, और वो ऑलवेज हर बार चेंज होता है, इसलिए उसकी निरंतरता है नहीं। मतलब भाव परिवर्तनशील है, इसलिए भाव भी परिवर्तनशील है। अभी जब हम होने की बात कर रहे हैं, तब
भाव मतलब हम मूल ऊर्जा की बात करेंगे, नो मूल ऊर्जा नित्य है, और वो नित्य है तो हम शाश्वत की बात कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली भाव को शाश्वत की तरह से कंपेयर कर रहे हैं कि हम कंपेयर मतलब बेसिकली शाश्वत है, जो शाश्वत है, जो है बेसिकली। तो हमारा यदि भव निरंतर है और भव नित्य है, जीवन अपने आप में, जीवन का भी होना है, तो जीवन अपने आप में निरंतर है और मूल ऊर्जा अपने आप में नित्य है, शाश्वत है। यहां से हम कह रहे हैं कि यदि हम जीवन और मूल ऊर्जा, सहअस्तित्व और उसके नियम को समझते हैं तो यह हमेशा बना ही रहता है। हम हमेशा समाधान के साथ ही होते हैं। अस्तित्व में समस्या है कि समाधान है? अस्तित्व में जो कुछ भी है नियम पूर्ण है कि नहीं? नियम पूर्ण है तो वो समाधान समझण के साथ है कि नहीं? तो बेसिकली समस्या क्या है? मैं नहीं समझता हूं, यही समस्या है। तो मेरा ना समझना ही समस्या है और मेरा समाधान के साथ होना ही सुख है। तो ये कनेक्शन हमको बैठ गया ठीक से, तो हम आगे का पूरा काम करेंगे। तो आगे के पूरे काम में अब ये समझ में आया कि देखो, अभी हमारी स्वीकृति किसके लिए है? अभी हमारी स्वीकृति, मैंने कहा कि अभी हमारा भाव शरीर है, शरीर परिवर्तनशील है। अब मेरा भाव जब मैं जीने के धरातल पर देखता हूँ, जब मैं जीने के स्वरूप में देखता हूँ, तो मैं मानव को, फिर मैं को पहचानता हूँ, मैं नियम को पहचानता हूँ। तो मैं निरंतर है, नियम निरंतर है। मैं मूल ऊर्जा को पहचानता हूँ, मूल ऊर्जा नित्य है। यदि मेरा भाव निरंतर हो जाता है तो भाव भी निरंतर हो जाता है। इसी का नाम सुख की निरंतरता है, इसी का नाम स्वीकृति की निरंतरता। धीरे से इसको और समझेंगे, इसको सेट करेंगे। लेकिन यहां हमारे को अब जो बात, इनकी बात पे आते हैं जो इन्होंने कहा, तो स्वीकृति किसके लिए है? स्वीकृति किसके लिए? व्यवस्था के लिए कि अव्यवस्था के लिए? तो स्वीकृति व्यवस्था के लिए है, अव्यवस्था के लिए स्वीकृति नहीं है। तो इसका मतलब मेरा शरीर व्यवस्थित है मतलब स्वस्थ है, मेरा मन व्यवस्थित है मतलब खुश है, मेरा परिवार व्यवस्थित है इसका मतलब शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त है, समाज व्यवस्थित है इसका मतलब भय मुक्त है, प्रकृति व्यवस्थित है इसका मतलब संतुलित है। इससे ज्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं। हमेशा हमेशा के लिए, सभी के लिए इतना ही मामला है। तो इससे ये समझ में आया कि स्वीकृति व्यवस्था के लिए है। और व्यवस्था कैसे आएगी? एक कार का मैकेनिक कार की व्यवस्था को समझता है तो कार को व्यवस्थित कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे सुखी होने के लिए मैं हमेशा स्वीकार भाव में रहूं, स्वीकृति के साथ में रहूं, इसके लिए मुझको व्यवस्था की समझ हो। तो व्यवस्था को समझना, व्यवस्था की समझ है तो उसका प्रमाण है व्यवस्था में मैं जी पाता हूं। व्यवस्था में जीना, व्यवस्था में जीता हूं तो दूसरे के समझने में सहयोगी हो जाता हूं। समझाना, इसी का नाम समाधान है। समाधान क्या है? प्रैक्टिसेबल सॉल्यूशन है ना। समाधान क्या है? हर आयाम में क्यों और कैसे की समझ है। और इसी का नाम सुख है। तो क्या निकला इस चर्चा से? क्या निकला? समाधान बराबर सुख और समस्या बराबर दुख। इसका मतलब क्या हुआ? समस्या में जब हम रहेंगे तो सुखी रहेंगे कि दुखी रहेंगे? दुखी रहेंगे। लेकिन समस्या सामने आने के बावजूद भी यदि आपके पास समाधान है तो आप सुखी रहोगे कि दुखी रहोगे? शुरू में चर्चा हुई थी, हम समस्याओं से दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? आ रहा याद? परिचय शिविर 5 बार। तो हम समस्याओं से दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं होते हैं। समाधान का ना होना हमारी पीड़ा है,
यदि समस्या सामने आई है और आपके पास समाधान है, तो वो समस्या है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, वो आपके लिए अवसर है अपनी समझ को प्रमाणित करने का, अपने आप को व्यक्त करने का, है ना। तो यहां से ये बात हमारे ध्यान में आ गई कि सारा जो कुछ भी सृष्टि में हो रहा है वो कैसा हो रहा है, किसी नियम से हो रहा है कि बिना नियम के हो रहा है। सृष्टि में जो कुछ भी घट रहा है वो किसी नियम से घट रहा है। यदि मेरे को नियम की समझ होगी तो मैं हर समय कैसा रहूंगा, समाधान के साथ रहूंगा। समाधान के साथ रहूंगा तो कोई भी परिस्थिति आएगी, है ना, उससे निपटने की योग्यता मेरे पास रहेगी। इसलिए मैं, परिस्थितियां कुछ भी हों, इसलिए मैं हमेशा सुखी रहूंगा। ये मानव की वो चिर अपेक्षित चाहत है कि मैं नित्य शांत हूं, सम और विषम से मुक्त हूं। बाहर उपलब्धि कितनी भी बड़ी हो भौतिक उपलब्धियों के रूप में, और नुकसान कितने भी बड़े हों, लेकिन मानव उस स्थिति को पा सकता है जहां वो किसी भी नेगेटिविटी से प्रभावित नहीं होता है। इसी का नाम स्वयं के प्रति विश्वास है, इसी का नाम स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता की परिभाषा है स्वयं को वातावरण के दबाव से मुक्त कर लेना ही स्वतंत्रता है। तो हम वातावरण के दबाव से मुक्त हो जाएं, इसी के लिए घोड़ा पाला था। तो घोड़ा पालना सफल हो जाए, हम वातावरण के दबाव से मुक्त हो जाएं। एक दिन घोड़ा जब नहीं रहेगा तो हमने वो सारी पूंजी इकट्ठी कर ली जो साथ जाती है, हमेशा साथ रहती है। शरीर बदलते हैं, मैं नहीं बदलता हूं, और वो पूंजी मेरे साथ बनी ही रहती है। बढ़िया, बढ़िया। तो यहां से क्या निकल के आ गया? तो यहां से अब ये निकल के आ गया, यदि समाधान बराबर सुख है, समस्या बराबर दुख है, तो मेरा काम क्या है? मैं सुखी होना चाहता हूं तो मैं क्या करूं? हर जगह व्यवस्था मेरे को समझ में आती है। तो कहां कहां व्यवस्था को समझना है? तो व्यवस्था को, मानव में व्यवस्था को समझना है। मानव भी एक व्यवस्था है। मानव में व्यवस्था को समझना है, परिवार में व्यवस्था को समझना है, समाज में व्यवस्था को समझना है, और प्रकृति में व्यवस्था को समझना है। इस शिविर में हमने प्रकृति में व्यवस्था को किसी हद तक समझा है। अभी मानव में व्यवस्था को समझने की बात करेंगे। संसार क्या है, मैं क्या हूं, तो करना क्या है, ये परिवार और समाज का स्वरूप है। तो करना क्या है, इसकी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक हो गया? तो कल से हम काम शुरू करेंगे मानव में व्यवस्था को समझने का। कल से हम मानव में व्यवस्था को समझने का काम शुरू करेंगे। उसके लिए काफी सारा आधार हमारा बना हुआ है और हम कल बहुत बढ़िया से चल पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे कल सुबह ब्रेक।